नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम किसी बोरिंग थ्योरी पर बात नहीं करने वाले हैं। हमारा मकसद है किताबों में छुपे उन सुरक्षा नियमों को एक बहुत ही दिलचस्प और सबसे ज़रूरी एक सर्वाइवल गाइड में बदलना। क्योंकि सच कहें तो एक वर्कशॉप किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है, और वहाँ सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। तो आज रटने के बजाय हम इन नियमों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। अब शुरुआत करने से पहले जरा इस सवाल पे गौर कीजिए। हम सब जानते हैं कि पानी और बिजली का कोई मेल नहीं है, सही कहा ना? लेकिन जब एक इंसान का शरीर पसीने या बारिश से गीला होता है, तो उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध का असल में क्या होता है? क्या वो थोड़ा कम होता है या बहुत ज्यादा गिर जाता है? इसका जो सटीक तकनीकी जवाब है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। और आज हम बिल्कुल उसी जवाब तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज के टॉपिक देख लेते हैं। हम बात करेंगे वर्कशॉप में आग के वर्गीकरण की, सही एक्सटिंग्विशर कैसे चुनें, विद्युतीय खतरों और उनसे बचाव पर, और अंत में आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा के तरीकों पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्कशॉप में आग के वर्गीकरण की। देखिए, किसी भी दुर्घटना को रोकने का सबसे पहला कदम है खतरों को सही तरीके से कैटेगराइज करना। एक वर्कशॉप में आग सिर्फ आग नहीं होती, वो किस चीज से लगी है ये तय करता है कि वो कितनी खतरनाक है। इसीलिए इसे 4 मेन क्लास में बांटा गया है। क्लास ए में आते हैं ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी या कागज। क्लास बी है तरल पदार्थों के लिए जैसे पेट्रोल या डीजल। फिर है क्लास सी जिसमें गैस से लगने वाली आग आती है जैसे अपनी एलपीजी। और सबसे खास क्लास डी जो खास तौर पर बिजली से लगने वाली आग को कवर करती है। अब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसी से तय होता है कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल क्या करना है। और आपको बता दूं, ये जो श्रेणियां हैं ना, ये सीधे मानकीकृत तकनीकी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से ली गई हैं। मतलब ये कोई हवा में बनाई गई बातें नहीं है, ये एकदम सटीक और इंडस्ट्री में माने जाने वाले स्टैंडर्ड्स हैं। असल दुनिया में बिल्कुल इसी सटीकता के साथ काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सही अग्निशामक यानी एक्सटिंग्विशर चुनने की। ये बहुत क्रिटिकल है। गलत आग पर गलत एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल एक छोटे से खतरे को भयंकर आपदा में बदल सकता है। अब जब बात क्लास डी यानी बिजली की आग की होती है, तो वहां पानी डालना मतलब सीधे मौत को बुलावा देना है। यहां हमें चाहिए सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मजे की बात यह है कि यह केमिकल बिजली का सुचालक नहीं होता। ये बस ऑक्सीजन को हटाकर आग को सुरक्षित रूप से बुझा देता है। एग्जाम हो या असल वर्कशॉप, सीटीसी ही इसका एकदम सही जवाब है। लेकिन एक मिनट, अगर हम सीटीसी की तुलना फोम वाले एक्सटिंग्विशर से करें तो पूरा गेम बदल जाता है। फोम एक्सटिंग्विशर पेट्रोल या तेल से लगी क्लास बी की आग के लिए तो एकदम शानदार हैं, क्योंकि वो तेल की सतह पर एक पूरी परत बना देते हैं। लेकिन बिजली के उपकरणों पर फोम का इस्तेमाल बहुत खतरनाक। क्यों? क्योंकि उसमें नमी होती है। तो आप देख सकते हैं कि सही जगह पर सही टूल का होना कितना ज्यादा मायने रखता है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, विद्युतीय खतरे और उनसे बचाव। अब देखिए, आग तो हमें आंखों से दिख जाती है, लेकिन बिजली वो एक अदृश्य खतरा है। और यहां हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। हमारे सोर्स एकदम ठोस आंकड़े देते हैं। इनमें इंसान के शरीर का प्रतिरोध और जरूरी सेफ्टी गियर्स यानी पीपीई की बिल्कुल साफ आवश्यकताएं बताई गई हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम एक बेहद जरूरी फैक्ट समझने वाले हैं। जरा इस तुलना को देखिए। एक सूखे और एक पसीने से भीगे हुए व्यक्ति के बीच खतरे का अंतर सच में डराने वाला हो सकता है। एक स्वस्थ सूखे इंसान के शरीर का प्रतिरोध लगभग 1 लाख ओहम होता है। मान लीजिए ये आपका एक तरह का प्राकृतिक कवच है। लेकिन जैसे ही शरीर गीला होता है ना, ये कवच ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। कितना गिरता है? सीधा 1000 ओहम पर। और यही हमारे उस शुरुआती सवाल का एकदम सटीक जवाब है। पानी या पसीने की वजह से शरीर का प्रतिरोध 1 लाख से गिरकर सिर्फ 1000 ओहम रह जाता है। मतलब 99% की सीधी गिरावट। अब आप समझ गए होंगे कि गीले हाथों से बिजली का काम करना इतना जानलेवा क्यों होता है। क्योंकि करंट को बहने के लिए एकदम साफ रास्ता मिल जाता है। तो इसी वजह से वर्कशॉप का एक सबसे बुनियादी नियम है कि नमी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब भी बिजली से जुड़ा कोई काम हो रहा हो तो हमेशा सूखी लकड़ी या किसी ऐसे ही कुचालक का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर लकड़ी में थोड़ी सी भी नमी हुई तो वो सीधा एक पुल बन जाएगी करंट को शरीर तक पहुंचाने के लिए। और बस यहीं एंट्री होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई की। ये वो चीजें हैं जो इंसान के शरीर और उस भयानक इलेक्ट्रिक शॉक के बीच एक असली ढाल का काम करती हैं।
रबर के जूते पहनना मस्ट है क्योंकि रबर बिजली को रोकता है और शरीर का सीधा संपर्क जमीन से नहीं होने देता। इसके अलावा आंखों के लिए सेफ्टी चश्मा और हाथों के लिए इंसुलेटेड दस्ताने बिल्कुल अनिवार्य हैं। वैसे वर्कशॉप में सिर्फ उपकरण ही नहीं, वहां की दीवारें भी आपसे बात करती हैं। मेरा मतलब है सुरक्षा संकेतों से। अगर आपको लाल रंग का गोलाकार बॉर्डर दिखे जिसके बीच में एक लाल क्रॉस पट्टी हो, तो समझ जाइए कि ये एक प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है जो चित्र बना है वो काम यहां करना सख्त मना है, जैसे कि धूम्रपान करना या बिना हेलमेट के अंदर जाना। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे अहम विषय की ओर बढ़ते हैं, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा। देखिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि दुर्घटनाओं को रोका कैसे जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी को बिजली का झटका लग ही जाए, तब हमारा पूरा फोकस जान बचाने पर आ जाता है। और एक बात बता दूं, फर्स्ट एड सिर्फ कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये बाकायदा एक कानून है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 44 यानी IE रूल 44 साफ तौर पर कहता है कि जो भी बिजली का काम कर रहा है उसे पीड़ित को पुनर्जीवित करने के तरीकों का ज्ञान होना ही चाहिए। ये कानून बना ही इसलिए है ताकि जानें बचाई जा सकें। हमारे सोर्स मटेरियल में इन कृत्रिम श्वास यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की विधियों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। जब भी किसी आपात स्थिति में पीड़ित की सांस रुक जाती है तो उसके फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के कई अलग-अलग तरीके होते हैं। हालांकि तरीके कई हैं, लेकिन मुंह से मुंह श्वास देना सबसे सिंपल और सबसे तेज असर करने वाला तरीका माना जाता है। और हाँ, हमारा सोर्स ये भी क्लियर करता है कि कार्यस्थल पर हाइजीन और मर्यादा बनाए रखने के लिए खासकर महिलाओं के मामले में किसी रबर वॉल्व या साफ रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये पूरी प्रक्रिया सुरक्षित भी रहे और असरदार भी। अब जरा एक और बेहद जरूरी तकनीक पर नजर डालते हैं जिसे शेफर विधि कहते हैं। ये तब काम आती है जब बिजली के झटके से व्यक्ति की पीठ पर जलने के कारण छाले पड़ गए हों। जाहिर है, ऐसी हालत में आप उसे पीठ के बल नहीं लिटा सकते। तो इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है, फिर उसकी निचली पसलियों पर दबाव डालकर फेफड़ों से हवा बाहर निकाली जाती है और दबाव हटाकर ताज़ी हवा को अंदर जाने दिया जाता है। ये सच में एक बहुत ही खास और जीवन रक्षक तकनीक है। तो अंत में सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि जानकारी ही आपका असली बचाव है। आज हमने देखा कि कैसे सही एक्सटिंग्विशर चुनना और उस 1000 ओहम के खतरनाक आंकड़े को याद रखना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर महज कुछ बूंद पानी शरीर के इस मजबूत प्राकृतिक कवच को 99% तक खत्म कर सकता है, तो आपके आसपास की किसी आम वर्कशॉप में ऐसे और कितने अदृश्य खतरे छिपे बैठे होंगे जिन्हें हम रोज अनदेखा कर देते हैं। सतर्क रहिए, अपने आसपास नजर रखिए और हमेशा सीखते रहिए। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।